हे गाइस व्हाट्सअप। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यूपीएससी प्रीलिम टेस्ट 15 और इन यूपीएससी को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, लाइक शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी कुछ आप भी बढ़ाइए, सबका भला हो, विन विन सिचुएशन रखिए हमेशा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, कम झटका प्रायद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए पहला क्या है कि इसके पूर्व में प्रशांत महासागर है और पश्चिम में ओखोत्स्क सागर है। दूसरा क्या है कि इसके कुछ सक्रिय ज्वालामुखी यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची के स्थलों में शामिल है। तो बताया गया कि कौन सा कथन सही है, पूछा गया केवल एक, केवल दो, एक और दो, और नहीं एक और नहीं दो, ठीक है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या है। कम झटका प्रायद्वीप के बारे में पूछा गया है। देखिए इसके दोनों के दोनों कथन सही है। देखिए ये प्रायद्वीप है रूस से सुदूर पूर्व में स्थित 1250 किलोमीटर लंबा प्रायद्वीप है। लंबा प्रायद्वीप है कहाँ पर? रूस के सुदूर पूर्व में, ठीक है, रूस के पूर्व में। यह उत्तर में साइबेरिया से जुड़ा हुआ है, इसके पूर्व में प्रशांत महासागर है, ठीक है, और पश्चिम में क्या है? ओखोत्स्क सागर है। अतः कथन एक सही है, ठीक है। फिर ये प्रायद्वीप के कुछ सक्रिय ज्वालामुखी जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है, ठीक है। कुछ समय में इसके तट पर बड़ी संख्या में मरे हुए समुद्री जानवर पाए गए थे, जिसका कारण फिनोल और तेल यौगिक के स्तर में वृद्धि थी, ठीक है। क्या है कि यहाँ पर कई सारे समुद्री जानवर मरे हुए पाए गए थे, किसके कारण से कि फिनोल और तेल होता है, फिनोल मतलब एक केमिकल जो होता है, और तेल दोनों को मिश्रण के स्तरों में वृद्धि हो रही है, इसके कारण यहाँ पर समुद्री जानवर मरे हुए पाए गए थे। देखिए देखिए ये है जहाँ हम बात कर रहे थे ना कम झटका, ये देखिए पूरा इलाका देखिए बर्फ से पूरा ढका हुआ, और यह ज्वालामुखी यहाँ से ऊपर से फट रहा है। ये बहुत मस्त नजारा है। आगे चलते हैं। देखिए स्वच्छ भारत पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो बताया गया है कि यह पुरस्कार जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग के द्वारा प्रदत्त किया जाता है। वर्ष 2020 में गुजरात को राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और तीसरा क्या है कि इन पुरस्कारों में प्रारंभ से ही इंदौर को भारत का सबसे स्वच्छ होने का सम्मान प्राप्त है। तो बताइए कौन सा कथन सही है। एक और दो, केवल तीन, या फिर दो और तीन। देखिए एलिमिनेशन मेथड बहुत मतलब लॉजिक और एलिमिनेशन मेथड दोनों लगाकर भी आप सही ले जा सकते हैं आंसर। देखिए इन पुरस्कारों के प्रारंभ से ही इंदौर को भारत का, ये यही पता चल जाता है कि ये कथन तो गलत होगा ही होगा, तीसरा कथन गलत है, ठीक है। तो ये दोनों निकल गए, ठीक है। अब बचे ये दोनों, अब आपका 50-50 हो जाता है। तो वर्ष 2020 में गुजरात को, तो ये आपका करंट से जुड़ गया, तो ये आपको इतना याद होगा कि दो कथन दो सही है, ठीक है। तो एक और दो, दूसरा आपका सही हो जाता है। देखिए ठीक है, यही होता है। देखिए हाल ही के वर्षों में 2020 में स्वच्छ भारत पुरस्कारों की घोषणा की गई है। यह पुरस्कार जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा दिया जाता है, ठीक है, इसलिए कथन एक सही हो गया। इसमें एक शहर को केवल एक पुरस्कार दिया जाता है। शहरों की जनसंख्या मापन का आधार 2011 की जनगणना से लिया जाता है, ठीक है। शहरों की जनसंख्या कितनी है उसका आधार वर्ष 2011 लिया जाता है। देखिए अब वर्ष 2016 में स्वच्छ सर्वेक्षण की शुरुआत की गई थी। स्वच्छता का सर्वेक्षण किए करना ये मोदी जी की बहुत बड़ी उपलब्धि भी मानी जाती है स्वच्छता के बारे में, ठीक है। और क्या है कि यह देश के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण का 5वां संस्करण है, मतलब पार्ट 5, 5वां सर्वेक्षण, 1 2 3 4 और ये 5वां, ठीक है, जिसमें इस वर्ष गुजरात को राज्य श्रेणी में
प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अतः कथन 2 सही है। और इंदौर ने लगातार चौथे वर्ष भी भारत का सबसे स्वच्छ शहर होने का अपना दर्जा बनाया रखा है। इंदौर बहुत साफ शहर, मतलब जो बोलते हैं ना एकदम क्लीन, तो ये है। देखिए वर्ष 2016 में मैसूरू ने भारत के सबसे स्वच्छ शहर के लिए पुरस्कार जीता था। अतः कथन 3 सही नहीं है। देखिए 2016 में मैसूरू ने जीता था, तो यहाँ क्या पूछा गया था, लगातार प्रारंभ से ही इंदौर, तो ये गलत हो गया ना। ठीक है, तो ऐसे पकड़ा जाता है आंसर। देखिए सौर्य मिसाइल के बारे में पूछा गया कि सौर्य मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि ये सरफेस टू सरफेस यानी कि सतह से सतह पर मार करने वाली एक हल्की मिसाइल है। दूसरा क्या है कि ये क्रूज मिसाइल की तरह खुद को टारगेट तक गाइड कर सकती है, यानी कि खुद ही अपने आप को गाइड करके टारगेट तक पहुंच सकती है। उसको मतलब बोलते हैं ना, एक बार जो छोड़ दिया फिर भूल जाना, कि वो अपने आप ही टारगेट तक पहुंच जाएगी। ठीक है, तो बताइए कौन सा कथन सही है। केवल एक, दो, एक और दो नहीं, एक और नहीं, दो। ठीक है, तो बताइए कौन सा आंसर सही है। देखिए दोनों के दोनों कथन सही है। भाई इसका देख ले। देखिए अब्दुल कलाम द्वीप LC-4 ने सौर्य मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। देखिए ये सरफेस से सरफेस पर मार करने वाली एक हल्की मिसाइल है जिसे आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है। ठीक है, और 800 किलोमीटर दूर तक किसी भी लक्ष्य को मार गिराने में पूरी तरह सक्षम है। दूसरा क्या है कि पनडुब्बी मतलब सबमरीन से लॉन्च किए जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का जमीनी संस्करण है। ठीक है, ये है जो पनडुब्बी से लॉन्च की जाने वाली जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसका एक जमीनी संस्करण है। अब 2 स्टेज रॉकेट वाली यह मिसाइल ध्वनि की गति से 6 गुना अधिक तेज चल सकती है और इसी प्रकार दुश्मन के रडार को इसे डिटेक्ट और ट्रैक करने तथा इंटरसेप्ट करने के लिए 400 सेकंड से भी कम समय मिलेगा, तो ये भी अच्छी बात है। ठीक है, यह मिसाइल सॉलिड फ्यूल मतलब जो चारकोल जो होता है ना, मतलब तीन टाइप के फ्यूल होते हैं। ठीक है, तो सॉलिड फ्यूल होता है तो उसमें मतलब वुड, चारकोल, पीट, कोल, हेक्सामाइन। ठीक है, इसको जलाकर जो एनर्जी मतलब ऊर्जा उत्पन्न होती है तो ये सॉलिड फ्यूल कहलाता है। ठीक है, तो ये होता है सॉलिड फ्यूल। देखिए क्या है, क्रूज मिसाइल की तरह खुद को टारगेट तक गाइड कर सकती है, ये भी सही था। और साथ ही इसे आसानी से छिपा कर ले जाया जा सकता है। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए ये है सौर्य मिसाइल। देखिए देखिए यहाँ से शायद लॉन्च हुई होगी। देखिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पूछा गया है कि गृह सूची के बारे में पूछा गया है, तो ये पढ़ते हैं क्या है क्वेश्चन के। आतंकवादी गतिविधियों के वित्त पोषण और मनी लॉन्ड्रिंग को समर्थन देने वाले देशों को इस सूची में शामिल किया जाता है। ठीक है, दूसरा क्या है कि इस सूची में शामिल को देशों में IMF, विश्व बैंक आदि से ऋण प्राप्त करने में समस्या हो सकती है, परंतु इन पर IMF और विश्व बैंक ADB द्वारा आर्थिक प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। तो ये आपने पकड़ लिया होगा। देखिए कौन सा कथन सही है, एक, दो, एक और दो, और नहीं, एक और नहीं, दो। ठीक है, बताए कौन सा आंसर सही है। देखिए केवल एक ही सही होगा ना। यहाँ क्या दिखाया गया कि IMF, विश्व बैंक, ADB द्वारा आर्थिक प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, ये गलत है, लगाया जा सकता है। ठीक है, FATF ने क्या है, अब क्या मामला क्या है कि FATF ने जल्दी पाकिस्तान की गृह सूची स्थिति पर निर्णय लेने का फैसला किया है। काफी टाइम से गृह सूची पर पाकिस्तान को रख दिया है। ध्यान तो है कि क्या है कि 2018 में FATF ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है,
इसने पाकिस्तान को ग्रे सूची में शामिल किया गया था। देखिए एफएटीएफ की ग्रे सूची में उन देशों को शामिल किया जाता है, किन किन देशों को शामिल किया जाता है, देखिए जो आतंकवादी गतिविधियों के वित्त पोषण और मनी लॉन्ड्रिंग को समर्थन देने वाले माने जाते हैं। जो आतंकवादी गतिविधियां जैसे कि पाकिस्तान है, फिर अफगानिस्तान, ऐसे कंट्री होते हैं ना, जो आतंकवादी गतिविधियों को सपोर्ट करते हैं, तो ऐसे को ग्रे लिस्ट में डाला जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग यानी हवाला का पैसा एक देश से दूसरे देश में डालना और आतंकवादी मतलब टेररिज्म फैलाना, ऐसे। दूसरा कि यह किसी देश को ब्लैक सूची में शामिल करने से पहले एक प्रकार की चेतावनी है। पहले क्या होता है कि ग्रे लिस्ट में डालते हैं, उसके बाद में ब्लैक लिस्ट करते हैं। तो ये ब्लैक लिस्ट की डालने से पहले ये चेतावनी दी जाती है। देखिए इन देशों पर आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, एडीबी आर्थिक प्रतिबंध लगा सकता है। आर्थिक प्रतिबंध मतलब क्या होता है कि इकोनॉमिकल स्ट्राइक लगा सकता है कि वहां इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, या फिर कोई भी उस देश के साथ कोई साइट सर्विस, गुड्स एंड सर्विस वो बंद कर देनी चाहिए। तो ऐसे मतलब आर्थिक प्रतिबंध, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड, अंतरराष्ट्रीय बहिष्कार का सामना भी करना पड़ सकता है। देखिए ठीक है, तो क्या है समझता ही नहीं है भाई, तो क्या करें। देखिए व्हाट इज एफएटीएफ। एफएटीएफ क्या है कि टेरर फंडिंग पर नजर रखने वाली एक संस्था है। दूसरे शब्दों में क्या है तो कि आतंकवाद, आतंकियों को पालने पोसने के लिए जो पैसा जो मुहैया कराने वाले पर नजर रखने वाली एजेंसी है। देखिए कोई भी देश इसको ग्रे लिस्ट में नहीं आना चाहता, कोई भी देश ग्रे लिस्ट में आना नहीं चाहता है। इसका मतलब सीधा क्या है कि आप ग्रे लिस्ट में आ गए तो आफत को दावत देना है। देखिए इसका गठन कब किया गया था, 1989 में किया गया था। कई देश इसके सदस्य है एफएटीएफ के। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था को साफ सुथरा बनाए रखना तथा इस संस्थान का मकसद है कि यह अपने सदस्य देशों को टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी गतिविधियों में शामिल होने से रोकता है। ठीक है, और एफएटीएफ में भी ब्लैक लिस्ट में कौन से दो देश है बताइए। देखिए एक है ईरान है और दूसरा कौन सा है जो अपना गोलू मोलू सा है ना, नॉर्थ कोरिया, किम जोंग उन, तो वो है अब ब्लैक लिस्ट में। ठीक है, देखिए केवी कामत समिति के बारे में पूछा गया है। देखिए कोविड-19 की महामारी से प्रभावित विद्यालयी उच्च शिक्षा के लिए अनुशासन देने से संबंधित है। केवी कामत समिति के बारे में है। यह कोविड-19 महामारी से प्रभावित कॉर्पोरेट ऋणों का पुनर्गठन से संबंधित है। तीसरा क्या है, यह कोविड-19 महामारी से प्रभावित उद्योग कंपनी द्वारा की जा रही वेतन कटौती के दिशा निर्देशों से संबंधित है और उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए तो क्या है इसका आंसर, इसका आंसर है ऑप्शन बी। देखिए हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक से केवी कामत समिति की रिपोर्ट को लागू करने के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में पूछा है कि आप कहीं कुछ प्रयास कर रहे हैं। केवी कामत समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी, उस पर कोई काम हो रहा है कि नहीं, ये है। देखिए अब क्या कि इस वर्ष अगस्त माह में आरबीआई द्वारा केवी कामत की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था, जिसका उद्देश्य कोविड-19 महामारी से प्रभावित ऋणों को पुनर्गठन करना था। ऋणों का पुनर्गठन मतलब बोलते हैं ना, मतलब जो अपनी सीमेंट की कंपनी या फिर बिजली या फिर जो केमिकल कंपनी, फार्मास्यूटिकल्स, ऐसे उद्योगों को बहुत मार पड़ी है कोविड-19 के कारण। उसका भी मतलब बोलते हैं धंधा ठप हो गया है या बेरोजगारी की स्थिति, उसने अपने कर्मचारी को निकाल दिया, उसको खुद को पैसों की कमी हुई तो उसको लॉस हुआ। तो इसको सबको इस पूरी मतलब जो पूरा पोर्शन है उसको सोल्व करना, उसके लिए ये मतलब केवी कामत समिति का गठन किया गया था कि उसको इससे कैसे बाहर निकाले और फिर से इकोनॉमी
को बूस्ट कैसे मिले, जैसे अपनी तेजी से जीडीपी ग्रोथ भी अच्छी हो और मतलब कंपनी में रोजगारी भी उत्पन्न हो और इस सिचुएशन से हम बाहर निकले जल्दी से जल्दी। ठीक है, इस समिति को कॉर्पोरेट ऋणों के पुनर्गठन के लिए मापदंडों की अनुशंसा करने का कार्य सौंपा गया था। ठीक है, तो इस प्रकार अपना बी उत्तर सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या है ये एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड? देखिए, ये असुरक्षित स्थायी बॉन्ड है जिनका प्रयोग कर बैंक अपनी कोर पूंजी यानी कि कोर कैपिटल को सशक्त बनाते हैं। दूसरा है कि इनकी कोई परिपक्वता तिथि मैच्योरिटी डेट नहीं होती है। तो पता है कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, एक दो, एक और दो और नहीं, एक और नहीं दो। ठीक है, तो बताइए इसी इसका आंसर है, यानी कि दोनों के दोनों कथन सही नहीं है। देखिए अब क्या है पूरा मामला कि सेबी ने हाल ही में एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 ऐसे एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड AT1 बॉन्ड से संबंधित अपने नियमों को कठोर कर दिया है। देखिए आपका स्टैटिक पोर्शन क्या हो जाता है, मतलब आपको जो बेसिक करना है तो बेसिक इसमें से क्या करेंगे, तो क्या है कि सेबी के बारे में आपको पूरा का पूरा पता होना चाहिए। देखिए इसका क्या फुल फॉर्म क्या होता है, तो क्या सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, अब क्या है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। तब कब मतलब बनाई गई थी, तो क्या 1988 में कब 12 अप्रैल को बनाई गई थी। ठीक है, इसका जुरिडिक्शन कहाँ है, देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसका जो बोलता है ना हैंडल करती है इसके। ठीक है, और अभी के इसके चेयरमैन कौन है, तो क्या अजय त्यागी, ये चेयरमैन भी इसके IAS ऑफिसर होते हैं ना, वही इसके चेयरमैन बनते हैं। ठीक है, देखिए सेबी क्या है, रेगुलेटर ऑफ सिक्योरिटीज एंड कमोडिटी मार्केट्स इन इंडिया ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये स्टेच्यूटरी पावर है, मतलब स्टेच्यूटरी बॉडी है जो जनवरी 1992 थ्रू द सेबी एक्ट 1992 के द्वारा बनाई गई थी। देखिए आ जाइए अपने क्वेश्चन पर। देखिए बैंक की नियामक पूंजी को बेसल मानक 3 मापदंडों के अंतर्गत टीयर 1 और टीयर 2 पूंजी में विभाजित किया गया है और टीयर 1 को पुनः कॉमन इक्विटी टीयर 1 एवं एडिशनल कैपिटल AT1 में विभाजित किया गया है। ठीक है, देखिए AT1 बॉन्ड एक प्रकार के स्थायी असुरक्षित बॉन्ड है। ये AT1 एडिशनल टीयर 1 बॉन्ड असुरक्षित और स्थायी बॉन्ड है जिनका प्रयोग बैंक बेसल मानक 3, बेसल मानक होता है ना, ये आपको कल या परसों बताएंगे पूरा, मतलब बेसल मानक का पूरा स्ट्रक्चर। बेसल मानक 3 मानदंडों का पूरा करने के लिए अपनी कोर पूंजी को सशक्त बनाने के लिए करते हैं। देखिए जारीकर्ता बैंक के पास यह विकल्प होता है कि वह बॉन्ड को वापस ले सकता है और निर्दिष्ट अवधि के पश्चात मूलधन का भुगतान कर सकता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत संविधान के अनुच्छेद 105 और 194 में क्रमशः सांसद एवं राज्य विधान मंडलों और इनके सदस्यों तथा समितियों की शक्तियों विशेषाधिकार के आदि से संबंधित है। और दूसरा क्या है, किन विशेषाधिकारों का उल्लंघन एवं इसके लिए सजा निर्धारित करने के लिए अधिसूचित नियम है। तो बताइए कौन सा कथन सही नहीं है, पूछा गया है कि एक दो, एक और दो और नहीं एक और नहीं दो। तो दोनों ऑप्शन बी सही नहीं है, यानी कि पहला कथन सही है। देखिए कोई भी कार्य जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राज्य की विधान मंडल,
ठीक है, राज्य में जो विधानमंडल होती है ना, उसके राज्य विधानमंडल बोलते हैं। उसके किसी भी सदन, समिति या सदस्यों के चरित्र, कार्य प्रणाली या कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा डालता है, सदन की अवमानना एवं विशेषाधिकार उल्लंघन की श्रेणी में आते हैं। समझ गए? देखिए, भारतीय संविधान में आर्टिकल जो 105 है वो संसद यानी कि दोनों सदन के सदस्यों और समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकार आदि से संबंधित है। आर्टिकल 105 वो क्या है कि भारतीय जो विशेषाधिकार होता है सदस्यों और समितियों की शक्तियों का उससे संबंधित है। देखिए, फिर क्या है 194 क्या है कि राज्यों में विधानमंडल होता है, उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियों का विशेषाधिकार उससे संबंधित है। ठीक है, उस विशेषाधिकारों का उल्लंघन एवं इसके लिए सजा निर्धारित करने के लिए कोई स्पष्ट तथा अधिसूचित नियम अभी तक नहीं है। मतलब संविधान में भी नहीं है और इसको बनाया भी गया नहीं है। कुछ विशेषाधिकार होते हैं ना, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो कार्य होता है उसके बारे में। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2020 में नोबेल पुरस्कार जो मिला है उसके संदर्भ में है। तो क्या ये जेनेटिक सीजर्स यानी कि क्रिस्पर Cas9 जेनेटिक सीजर्स की खोज के लिए दिया गया है। दूसरा क्या है कि इस वर्ष यह पुरस्कार इम्यूनल शार्पेती एवं जेनिफर ए डोडना को संयुक्त रूप से दिया गया है। तो बताइए कौन सा कथन सही है? एक, दो, एक और दो और नहीं, एक और नहीं, दो। देखिए, दोनों के दोनों कथन सही है। देखिए, ये दोनों पर्सनालिटी है। देखिए, हाल ही में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में 2020 में नोबेल पुरस्कार की घोषणा की गई थी जो क्रिस्पर Cas9 जेनेटिक सीजर की खोज के लिए दिया गया है। हो गया। देखिए, फ्रांस की इम्यूनल शार्पेती एवं अमेरिका की जेनिफर डोडना को जीव पादप एवं सूक्ष्म जीव को उसके डीएनए की सटीकता एवं एडिट करने के लिए क्रिस्पर Cas9 उपकरण विकसित करने के लिए संयुक्त रूप से यह पुरस्कार दिया गया था। देखिए, आगे बताता हूँ क्या है पूरा। ठीक है, दोनों के दोनों कथन सही है। देखिए, अब क्या है, देखिए असल में वैज्ञानिकों ने क्रिस्पर Cas9 नाम का एक क्या है, एक यंत्र विकसित कर लिया है। उसकी मदद से क्या होता है कि इंसानों के डीएनए में क्या है, बदलाव कर लेते हैं। ठीक है, और इसके जरिए किसी भी होने वाले बच्चे के जीन में वो खूबियां डाली जा सकती है जैसे कि उसके माँ बाप की ख्वाहिश होती है। देखिए, पहली बार कब किया गया था कि चाइना में हुआ था। तो बच्चे के जो डीएनए है उसको काटकर फिर उसमें कुछ मतलब ऐड कर देते हैं, वो जीन ऐड कर देते हैं और अपनी के बच्चा कैसा चाहिए कि भाई ऋतिक रोशन जैसा उसकी आंखें होनी चाहिए, शाहरुख खान जैसी स्टाइल होनी चाहिए, कि ऐसे मतलब ऐसे अपने मतलब माइंड लेवल एकदम हाई पावरफुल आईक्यू लेवल होना चाहिए। तो ऐसे होता है। तो मुझे तो लगता है ये तो मतलब गलत ही बात है, क्योंकि अब सब बड़े हो जाएंगे तो सभी आईएएस बन जाएंगे। तो ये दिक्कत वाली बात है। ठीक है, देखिए डीएनए एडिटिंग है ना। देखिए, डीएनए एडिटिंग टेक्निक कॉल्ड क्रिस्पर Cas9 वर्क्स लाइक a biological version of a word processing programs find and replace, ढूंढो और बदलो फंक्शन। देखिए देखिए, ये सेल है पूरा। देखिए, इस सेल में क्या है, न्यूक्लियस क्रोमोसोम है, ये रहा। इसमें ये चार जो बोलते हैं रंगसूत्र, उसमें से यहाँ से काट लिया। देखिए, काट लिया और यहाँ नया जोड़ दिया और पूरा का पूरा बन गया। तो ऐसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किसी राजनीतिक दल द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों में प्रचार के लिए नामित दल के किसी भी चर्चित व्यक्ति को स्टार प्रचारक कहा जाता है। स्टार प्रचारक जो बोलते हैं ना, निर्वाचन आयोग द्वारा इनकी विस्तृत परिभाषा दी गई है। तो बताए कौन सा कथन सही नहीं है? एक, दो, एक और दो और नहीं, एक और नहीं, दो। तो बहुत आसान है, इसमें भी आप लॉजिक लगा कर भी लगा सकते हैं। देखिए, दूसरा कथन सही नहीं है। ठीक है,
हाल ही में क्या है कि निर्वाचन आयोग ने कोविड-19 की महामारी के दौरान चुनाव अभी है ना, चुनाव गुजरात में, बिहार में, तो इसके ध्यान में रखते हुए क्या किया है निर्वाचन आयोग ने, महामारी के दौरान चुनावों के लिए स्टार प्रचारकों के मानदंडों को संशोधित किया है। स्टार प्रचारक होते हैं ना, जो बोलते हैं ना वो अपने मिर्जापुर भैया में भैया, मुन्ना भैया, वो वैसे वाला। ठीक है, राजनीतिक दलों द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों में प्रचार करने के लिए नामांकित किए गए व्यक्तियों को स्टार प्रचारक कहा जाता है। देखिए, राजनीतिक दलों द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों में प्रचार करने के लिए जो नामांकित व्यक्ति जो होते हैं ना, उसको स्टार प्रचारक बोलते हैं। ये अभिनेता ऐसे, ये सामान्यतः ये दल के प्रमुख और चर्चित व्यक्ति होते हैं। देखिए क्या होता है, ये दल के जो दल होता है उसके प्रमुख हो या फिर चर्चित व्यक्ति होते हैं, जो मतलब दबदबा होता है उसका, ऐसे। देखिए, प्रस्तावित संशोधन के अंतर्गत मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के इसकी अधिकतम संख्या 30, ठीक है, पहले 40 थी, अब 30 कर दी गई। और गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत दल जो गैर मान्य है, ठीक है, उसके दलों के लिए यह संख्या 15, पहले 20 थी, मतलब 20 से 15 कर दी गई है। और इसके अतिरिक्त चुनाव प्रचार करने से पहले 48 घंटे पहले जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन जो होते हैं ना हेड, उसकी अनुमति लेना आवश्यक हो गया है। ठीक है, और ध्यान रखने की बात यह है कि निर्वाचन आयोग अथवा कानून के अनुसार इसकी कोई विशेष परिभाषा नहीं दी गई है। ठीक है, सो स्टार कैंपेनर की कोई विशेष परिभाषा नहीं दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का लास्ट क्वेश्चन, देखिए, क्रय प्रबंधन सूचकांक यानी कि परचेजिंग मैनेजमेंट मैनेजर इंडेक्स, उसके संदर्भ में पूछा गया है कि यह सूचकांक विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियों में परिवर्तन का सूचक है। दूसरा क्या है कि इसे 0 से 100 के बीच में मापा जाता है, जिसमें 50 से अधिक मानगत माह की तुलना में व्यावसायिक गतिविधियों में संकुचन तथा 50 से कम मान विस्तार दर्शाता है। तो बताइए कौन सा कथन सही है। 1, 2, 1 और 2, और नहीं 1 और नहीं 2। तो बताइए, आप अनुमान लगाइए, 10 सेकंड देता हूं इसके लिए। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि दूसरा कथन गलत है। देखिए अब क्या है कि परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स एक सर्वेक्षण आधारित प्रणाली है। ठीक है, जो विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में सर्विस सेक्टर होता है उसमें, और जो विनिर्माण क्षेत्र होता है उसमें व्यावसायिक गतिविधियों में परिवर्तन या स्थिरता का एक संकेतन, यानी कि उसमें परिवर्तन हुआ है, वहीं पर है या फिर आगे बढ़ा है, मतलब क्या फिर लॉस हुआ है, पीछे गया है, परिवर्तन हुआ है कि नहीं, तो इसको मापने मतलब मापने के लिए ये इंडेक्स है। ठीक है, देखिए क्या है, क्लियर कर देते हैं। देखिए, पीएमआई को 0 से 100 के बीच में मापा जाता है। ठीक है, 0 से 100 के बीच में, और यदि यह मान 50 से अधिक है, अगर 50 से ज्यादा आया तो यह गत माह की तुलना में, यानी कि गए महीने की तुलना में व्यावसायिक गतिविधि में विस्तार दर्शाता है। तो मतलब विस्तार दर्शाता है कि पॉजिटिव बोल सकते हैं इसे। ठीक है, अच्छा प्रदर्शन किया है। लेकिन 50 से कम होने पर संकुचन तथा 50 होने पर यह कोई परिवर्तन नहीं दिखाया जा सकता। मतलब 50 रहा तो फिर स्टेबल यानी कि स्थिर रहा, और जो 50 से कम आया तो फिर संकुचन, मतलब थोड़े व्यापार में बोलते हैं ना कि कमी आई, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए यहीं तक रहा आपका आज का, तो मिलते हैं कल इसी टाइम। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।